प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है पालनपुर, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इस बच्चे का जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को हुआ है। पूर्णेंदु जिसको कहते हैं, चंद्रमा यहाँ पूर्णतया अपनी आभा के साथ उपस्थित होते हैं। और यहाँ इस तिथि को जन्मे जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में सभी वस्तुओं के लिए, सभी इच्छाओं के लिए, सभी कामनाओं के लिए, सभी जो उनकी महत्वाकांक्षा के लिए पूर्णता को प्राप्त करने वाले होते हैं। यहीं से कुंडली अध्ययन शुरू करेंगे। और आपको बताऊं कि शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से जातक का जन्म सफल हो जाता है। या ये ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष वालों का जीवन असफल रहता है, पर कहने का अर्थ है कि जिस चीज को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती वहां इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आमतौर पे कृष्ण पक्ष में जन्मे लोगों में कई बार उनको थोड़ी जो है वो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पर शुक्ल पक्ष वालों का काम बना बनाया मिल जाता है। ऐसा भाग्य साथ ज्यादा देता है। ये जितने शुभ ग्रह होते हैं शुक्ल पक्ष में, सारे के सारे बलवान होते हैं। जैसे उत्तरायण में सारे के सारे शुभ ग्रह बलवान होते हैं, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। तो उत्तरायण में जब किसी व्यक्ति का जन्म होगा तो ये स्वतः ही चारों ग्रह बली हो जाएंगे। और उसी तरीके से जब किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में होगा तो उसमें शुभ ग्रहों का बल बढ़ जाता है। अब इनका जो जन्म समय है वो 18:40 पे है, मतलब शाम को 6:40 पे। तो शुक्ल पक्ष में सूर्यास्त के बाद का समय जन्म का बड़ा उत्तम माना जाता है। इससे ही कुंडली को बल मिल जाती है कि व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में है तो दिन में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में है तो रात्रि में होना चाहिए। तो यहां शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा भी है और शाम को, मतलब सूर्यास्त के बाद का समय है। इस वजह से यह कुंडली बहुत ही गतिशील है, स्थिर कुंडली नहीं होगी। यह कुंडली कभी उलझन में नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार से इसको बहुत ज्यादा तीखे समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। उत्तरायण तो नहीं पर दक्षिणायन, इस वजह से वर्षा ऋतु का जन्म। तो यहां पे दिमाग में विचार बहुत सारे बनेंगे। शनिवार को जन्मे हैं, शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं उनमें थोड़े से असंतोष की प्रवृत्ति देखी जाती है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा असंतोषी प्रवृत्ति का होता है। अगर उसको 100 अंक में से 98 भी आएगा तो वो 2 अंक के लिए रोना रोता रहेगा। हालांकि इसे बहुत खराब नहीं कहेंगे, पर फिर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा बहुत बढ़िया। यहाँ संतान, दाम्पत्य, मनोवृत्ति बहुत अच्छी है। व्यक्ति किसी को देख करके जलेगा नहीं, वो किसी भी तरीके से ईर्ष्यालु नहीं है। प्रवृत्ति अच्छी है, मन शांत है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, वाणी बेहतरीन है। मतलब इसे परमात्मा का सुखद आशीर्वाद ही कह सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को हुआ है और चंद्रमा लग्न में ही बैठे हैं। इससे बढ़िया दूसरी कोई बात बनेगी नहीं कि आपकी कुंडली का लग्नेश और राशिस दोनों एक ही ग्रह गुरु बन जाते हों। एक तो चंद्रमा पक्ष बल से बली, दूसरे जन्म कुंडली में लग्न में बैठ गए, ऊपर से शुभ ग्रह की राशि में बैठ गए। राशिस भी स्वयं गुरु, राशिस के साथ लग्नेश भी स्वयं गुरु हो गए। और गुरु बैठे कहाँ हैं? जन्म कुंडली में केंद्र में। मतलब लग्न का अधिपति जब दशम स्थान में बैठ जाए तो सिद्धांत कहता है कि अगर लग्नेश जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाते हो तो व्यक्ति सरकार से सुख प्राप्त करने वाला होता है और सरकारी संपत्ति का उच्चिष्ट लाभ प्राप्त करने वाला होता है। बहुत बढ़िया होता है। यहां दाम्पत्य में, परिवार में, नौकरी में, सरकारी संपत्ति में, दाम्पत्य के साथ माता पिता भाई बहन सबका सुख प्राप्त करने वाला बना देता है। एक बात और भी होगी, यहां चंद्रमा से गुरु दशम स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा से गुरु का दशम स्थान में बैठना, व्यक्ति किसी भी वस्तु से बहुत ज्यादा चिपका नहीं रहता है। उसकी प्रवृत्ति जो होती है, जो उसका नेचर है, वो प्रवृत्ति मूलक न होकर के निवृत्ति मूलक होती है। निवृत्ति मूलक का अर्थ होगा कि वो किसी भी वस्तु में बहुत ज्यादा उसकी अहमता, ममता, ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसका सन्निवेश नहीं है। मतलब वो त्यागने की जब बात आएगी तो त्याग भी देगा। तो ये चंद्रमा से गुरु के 10वें भाव का फल है। और लग्न से केंद्र में चंद्रमा, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, सारे के सारे योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य होते हैं। गुरु, मंगल और सूर्य तीनों केंद्र में बैठे हैं। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रमा बैठ गए। 12वें भाव में शनि हर्ष बली होते हैं, तृतीयेश और द्वितीयेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं।
और शुक्र जैसे शुभ ग्रह से दृष्ट हैं। तो धन भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध जब शुक्र जैसे शुभ ग्रह से बनेगा तो व्यक्ति को धनाढ्य बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी धन भाव पे है और शनि की दृष्टि धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव पे, लग्न पे चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु आदि ग्रहों का प्रभाव है। इस कारण से यहां पे ये कुंडली बड़ी बलशाली और बेहतरीन हो जाती है। चंद्रमा बैठे पूर्वाषाढ़ा में इंद्र योग में जन्म हुआ व्यक्ति इंद्र की भांति समस्त सुखों का साधन भोगने वाला होता है और यहाँ व्यक्ति को कपास की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। रविवार को ओम अद्भ्यो नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए या इस मंत्र का जप जीवन काल में 5 बार 5-5 हजार 10-10 हजार बार कर देना चाहिए और इसी मंत्र से अगर हो सके तो आहुति भी दे देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने घर को पूर्णतया सुगंधित इत्र से सजा करके रखना चाहिए, सुगंधित सुवासित रखना चाहिए, है ना। ये बात बहुत ही आवश्यक होगी। तृतीय भाव में केतु 0 डिग्री के राहु केतु का प्रभाव यहाँ पे कमजोर नहीं होगा क्योंकि जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव का स्वामी लग्न में देख रहा है, लग्न पे उसकी दृष्टि है तो भाग्यशाली भी हो गया। मंगल और सूर्य का जो अंश बल है उसमें 28 डिग्री के मंगल हैं और सूर्य 22 डिग्री के हैं। ये सूर्य उनको अस्त कर देंगे। इस वजह से यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति के अस्त हो जाने से कई बार क्रिएटिविटी और बुद्धि और विवेक वक्त पे कई बार काम नहीं आती है। हालांकि बहुत सामान्य बात होगी, इससे बहुत ज़्यादा हेडेक में नहीं जाना है, पर फिर भी इसे मैं एक बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति के पराक्रम, उत्साह, साहस, धैर्य और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें कभी कभी कमजोरी देखने को मिल जाती है। लग्न का मान 10 डिग्री का है, इसे पूर्णतया बली लग्न कहेंगे। चंद्रमा बलवान होकर के 15 डिग्री में बैठे हैं और गुरु जन्म कुंडली में 20 डिग्री के बली हैं। कन्या राशि के अधिपति का, दशम स्थान के अधिपति का अष्टम भाव में जाना और अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में आना, ये व्यक्ति के विवाह को कई बार कमजोर करने की पूरी कोशिश करेगा अपनी दशा में। मतलब जब बुध की दशा आएगी और जब चंद्रमा की दशा आएगी तो व्यक्ति को उसका असर उसके दाम्पत्य पे पड़ेगा और सामाजिक गतिविधियों पे पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में कि जब हमारी कुंडली में हमें चंद्रमा की दशा मिलेगी, जो अभी शुक्र चल रहे हैं, शुक्र के बाद सूर्य 6 साल चलेंगे, तो 2040 के बाद चंद्रमा की दशा जो 2050 तक चलेगी, उस समय हमें अपने करियर पे और अपने दाम्पत्य पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 2050 बहुत बड़ी बात है, वहां तक मेरी दृष्टि नहीं है, पर फिर भी मैं चंद्रमा के बारे में एक पक्ष आपका बता दिया हूं। नवमांश कुंडली में या 6वें भाव में शुक्र यहाँ स्वग्रही बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं और शनि से भी दृष्ट हैं। जो जन्म कुंडली में लाभ भाव के स्वामी का 6वें भाव में स्वग्रही होना, यहाँ पे एक बात बताऊं तो लाभ भाव के स्वामी का 6वें भाव में बैठना दारिद्र दोष लगाता है और अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में बैठना 2 विवाह कराता है। पर ये दोनों ही बातें यहाँ पे लागू नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एकादशवें भाव के स्वामी स्वग्रही हैं, तो यहाँ पे वो दोष खत्म हो जाएगा और अष्टम भाव के स्वामी शुभग्रह बन रहे हैं। अगर यहाँ पे शनि की राशि बनती, मंगल की राशि बनती और अगर वो लग्न में बैठे होते, तब व्यक्ति को 2 विवाह में जाते देखा जाता या विवाह टूटने की नौबत आती। पर यहाँ चूंकि शुभग्रह बने हैं और लग्न में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ विवाह टूटने और 2 विवाह का खतरा खत्म हो जाएगा। बल्कि यहाँ व्यक्ति अपने कंसंट्रेशन पे काम करने वाला, अपनी कमजोरियों को समझने वाला और उसको दूर करने वाला हो जाता है। ये इसका एक अच्छा पक्ष जागृत हो जाता है। सूर्य और मंगल लग्न को देख करके व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएंगे। राहु की दृष्टि लग्न पे है लेकिन कमजोर होगी क्योंकि स्वयं वो 0 डिग्री के बैठे हैं, लेकिन योग कारक ग्रह की राशि में बैठने से राहु की दशा भी कमजोर नहीं जाएगी, परंतु 0 डिग्री के बैठने के कारण उनकी दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन का कमजोर होना या कई बार भाग्य के प्रभावों में कमजोर होते देखा जाता है। अब बात करते हैं नवांशा कुंडली पे। उच्च के गुरु लग्न में, यहां गुरु बैठे थे कन्या राशि में, याद रखिए लग्नेश यहां उच्च के हो गए और नवांश कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ गए। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा यहाँ बैठ गए सिंह राशि के और यहाँ पे सूर्य राहु केतु के साथ आ रहे हैं। नवांश कुंडली में शुक्र उच्च के, गुरु उच्च के, चंद्रमा मित्र की राशि में और सूर्य उच्च के हो गए। तो अब ये इतनी बढ़िया बात हो जाएगी कि समझने वाली बात है। उच्च के सूर्य, उच्च के शुक्र, उच्च के गुरु, मित्रस्थ चंद्रमा और अपने उच्च की राशि से केंद्र में मंगल जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश
होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी यहां पे समस्या होगी। मतलब हमें 12वें भाव के मंगल की दशा पति पत्नी के आपसी संबंधों को कमजोरी से थोड़ी बहुत परेशान करेगी, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का होता है, रिकॉग्निशन का होता है, मेहनत के बाद, पराक्रम के बाद परिणाम का होता है। तो नवांश कुंडली में जब वो ग्रह नीचा विलासी होगा या शत्रु के नवांश में जाएगा तो वो अपने पंचम भाव का परिणाम कमजोर करेगा। और यहां इस कुंडली के लिए पंचमेश यहां भी होते हैं, यहां भी पंचमेश होते हैं। तो हमें इस व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर रखने की आवश्यकता होगी। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करना, विवेकवान होना, मंत्र जपना, कंसंट्रेशन पे काम करना और क्रिएटिव होने के साथ साथ बड़े अच्छे और बड़े गहरे लोगों का प्रेम प्राप्त करना, इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इस कुंडली में बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ इस जातक के लिए करना चाहिए। मंगलवार का व्रत या संपुट पाठ वगैरह घर में कभी कभी इस बच्चे के नाम पे करवा देना चाहिए। दशमांसा कुंडली में लग्न में मंगल का बैठना, लग्नेश का जन्म कुंडली के पंचम भाव या नवम भाव में बैठना बहुत उत्तम माना जाएगा। दशमांसा कुंडली में लग्नेश का दशम भाव या नवम भाव में शुभ योग बनाएगा। तो यहां दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बनते हैं, लग्न के अधिपति गुरु बनते हैं, मित्र की राशि के साथ मंगल और गुरु का परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के भाग्यशाली होता है, भाग्यवादी भी नहीं होता, भाग्यवादी नहीं होता, कार्मिक होता है, श्रेष्ठ गतिविधियों से शामिल होकर के धन कमाने वाला होता है, गलत तरीके से धन कमाने वाला नहीं होता, उसके जीवन में उसके भाग्य का सुख मिलता है। किसी भी प्रकार से ये कुंडली आपको डराने वाली नहीं है। ये कुंडली बहुत बेहतरीन बन रही है। जैसे मैंने ग्रहों को दिखाया है, बैठा हुआ दिखाया है, उच्च के चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पे मित्र की राशि में, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव, उच्च के गुरु का प्रभाव, यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का संबंध, यहाँ सूर्य और मंगल दो परम मित्र, शुक्र स्वग्रही, यहाँ पे नवांश कुंडली में बुध का 12वें भाव में के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठने से कभी कभी मतभेद होगा, पर वो एक सामान्य बात होगी, उससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी का दिमाग कई बार गलत चीजों पे भ्रम करता है या कई बार वहां पे तर्क होने लगते हैं, ये सामान्य बात है। कुंडली की नेचर अच्छी है। इस कुंडली के लिए शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ और सफेद रहेगा। नक्षत्र के आधार पे हस्त, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशीरा, उत्तराषाढ़ा, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए। धन कमाने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पे, 6वें भाव पे और चतुर्थ भाव पे है, जहां कम से कम चतुर्थ भाव पे वो अपनी राशि को देख रहे हैं। इस वजह से भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख, दाम्पत्य और परिवार का सुख, पत्नी एनर्जेटिक मिलती है, एनर्जी वाली। और नवांश कुंडली के 7वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में या 9वें भाव में बैठना, ये भी कई बार प्रेम विवाह को दर्शाता है। हालांकि आने वाले बच्चों का विवाह तो प्रेम ही होगा और प्रेम ही विवाह में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि नवांश कुंडली में उच्च के शुक्र, पत्नी हावी रहती हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहता है, श्रेष्ठ होती हैं, दार्शनिक होती हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और विवाह टूटने जैसी कोई बात नहीं होती है। दशमांसा कुंडली में चतुर्थ स्थान में स्वग्रही बुध व्यक्ति को कारोबार से कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। दशमांसा कुंडली के लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना और भाग्य भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, यह अपने आप में बहुत महान परिवर्तन होगा, जिसके कारण व्यक्ति सुखी और भाग्य का सुख प्राप्त करने वाला होता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी धन कमाने वाला होता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति उत्तर और पश्चिम दिशा में भी धन कमाने के लिए जा सकता है। मैत्री मेष, सिंह और तुला वालों से हो सकती है। शत्रुता कुंभ, मिथुन और वृश्चिक वालों से नहीं होनी चाहिए। विवाह के लिए वृष राशि वृष लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न और साथ ही साथ धनु राशि धनु लग्न के साथ साथ मकर राशि मकर लग्न के जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। इस कुंडली के एजुकेशन, मतलब जब हमारी कुंडली में पंचम भाव की बात होगी तो वो अस्त हैं, नवांश कुंडली में नीचाभिलाषी, लेकिन कर्म क्षेत्र में वो आपको डेविएट नहीं होने देंगे। मतलब व्यक्ति को करियर का संपूर्ण सुख प्राप्त होता रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा। कमजोर थोड़ा कभी कभी होगा, क्योंकि मंगल के कमजोर होने के कारण, अस्त होने के कारण, नवांश कुंडली में भी पंचमेश होकर के 12 में बैठने के कारण पंचम भाव का बल कमजोर हो रहा है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को माता और पिता का प्रेम तो मिल जाता है, पर समाज में एक मजबूती से पेश करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मंगल की दशा में सावधानी बरतनी होगी।
इस कुंडली में चंद्रमा की दशा और केतु की दशा, साथ ही साथ इस कुंडली में शुक्र की दशा, 3 दशाएं बहुत उत्तम रहेंगी। शनि की दशा भी सामान्यतः आपके व्यय को वृद्धि देने वाली होगी, उस दौरान मन थोड़ा विचलित रहेगा। बाकी अगर मैं अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बता दूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, ये 5 जो ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, ये जो 5 ग्रह हैं, इनका अंतरदशा का प्रभाव भी आपके लाभ के लिए ही जाना जाएगा। जबकि शनि, राहु, केतु और गुरु की दशाएं आपको टफ बीतेंगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इस दशा काल में आपके पास काम रहेगा। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% है। भाग्य का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, बल्कि भाग्य के बल से आपको भवन, भूमि का सुख मिल जाता है। अरिष्ट चक्र के आधार पे आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कफ जनित समस्या भी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। आयु अच्छी है, पर वात, पित्त और कफ बुध के अष्टम भाव में शत्रुग्रही होने से वात, पित्त और कफ कई बार अनियंत्रित होता है। ऐसी अवस्था में त्रिफला आदि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाओं पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। क्लियर है? इस कुंडली में अब आगे बढ़ते हैं तो इस कुंडली का व्यक्तित्व तो अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आयु अच्छी है। स्वास्थ्य में मंगल और बुध के कमजोर होने के कारण कभी कभी व्यक्ति को कंपकपी होगी और शरीर में खुजली, दाद आदि की समस्या होती है। चिड़चिड़ापन भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति निभाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन इस कुंडली में अपने बल पे कमाने की आवश्यकता है। यह कुंडली विदेश जाकर के भी धन कमा सकती है। मेहनत बहुत अच्छा है, इस कुंडली का पराक्रम बहुत बेहतर है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, विक्षिप्तता इस कुंडली में ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी है। एजुकेशन भी व्यक्ति पूरी कर लेगा। नौकरी ज्यादा अच्छी है बनिस्पत व्यापार के। रिसर्च बहुत उत्तम है। वाणी देर से खुलेगी इस कुंडली में। और वस्तुतः इस कुंडली का भाग्यबल वृद्धि करने के लिए सूर्य और बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। करियर ग्रोथ बहुत उत्तम है। पिता का सुख सदैव बढ़िया रहेगा। संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ सूर्य से जब हम 9 घर आगे चलते हैं तो वहां केतु बैठे हैं। सूर्य से 9 घर आगे केतु बैठे हैं। इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में 12वें वृश्चिक राशि में बैठे हैं। इस वजह से पिता के स्वास्थ्य की चिंता इस कुंडली को सता सकती है। पिता के साथ संबंध इस कुंडली को कभी कभी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी भी शत्रु के घर में और सूर्य भी सप्तम भाव में बैठे हैं, जहां वो निर्बलत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। सूर्य और मंगल दशम स्थान में बलवान होते हैं। गुरु लग्न में बलवान होते हैं। तो यहां पे गुरु, अगर चंद्रमा जो है वो चतुर्थ स्थान में बली होते हैं। तो ग्रह जो बैठे हैं वो बैठे तो ठीक हैं, पर दिशाओं का बल उन्हें कमजोर मिल रहा है। अगर यही सूर्य और मंगल दशम स्थान में बैठे होते और यही गुरु लग्न में बैठे होते और यही चंद्रमा चतुर्थ में बैठे होते तो ये कुंडली इतनी बलवान हो जाती कि पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर इस कुंडली के जो थोड़े बहुत संघर्ष आपको मंगल की दशा में, गुरु की दशा में, राहु केतु की दशा में देखने को मिलते, वो भी व्यक्ति को नहीं झेलना पड़ता। इतने के बाद आगे बढ़ूं तो ये कुंडली प्राप्त भी बहुत अच्छा कर लेगी। बस हमें किसी को देने से बचना चाहिए। लग्न पे मंगल की दृष्टि है। व्यक्ति विवेकवान होगा और धार्मिक भी होगा। दिखा दिखा करके धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दान करने पे बल देना चाहिए। संस्कार बिल्कुल ही समय पे होने चाहिए, ये बात निश्चित कर लेना होगा। यज्ञोपवीत से लेकर के जितने भी संस्कार हैं वो सारे समय पे होने चाहिए। और भी बातें 2-4 चीज मैं जो बता दूं, इस कुंडली में अगर एजुकेशन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना होगा तो आप गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर में भी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना होगा तो आप सूर्य और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित गुरु को बताया, भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सूर्य और मंगल को बताया। ट्रांसफर हो, स्थान परिवर्तन हो, विदेश गमन हो, इससे से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप बुध, चंद्रमा और केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी समस्या परेशान करेगी तो उसके लिए आपको शनि की दशा का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में 12वें भाव पे शुक्र और शनि दोनों का प्रभाव है और 12वें भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से ये कुंडली व्ययात्मक रहेगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।